नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ इस वक्त बेहद ही खास शख्सियत है। देश की टॉप 10 पार्टियों में उनकी पार्टी का नाम नहीं है, किसी राज्य में उनकी सरकार भी नहीं है। कुल विधायकों के बाद लिहाज से बात की जाए तो आप उन्हें शायद उंगलियों पर गिन पाएंगे। लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है और वो भी वो खुद है, लेकिन बावजूद इसके वो देश भर में छाए रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। आप उन्हें वन मैन शो कह लीजिए, सिंगल मैन आर्मी कह लीजिए, बड़े बड़े सियासी लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका नाम ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए भी और हमारे साथ बातचीत के लिए भी। जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया आपके इस प्रोग्राम में आने के लिए। ओवैसी साहब, 5 राज्यों में चुनाव की बात हो रही है, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है। 2017 में आप लड़े थे, 38 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे। 4 जगह आपके जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2 लाख से करीब 2 लाख, उससे थोड़ा ऊपर आपको वोट मिले थे, यानी 0.02% आपको वोट शेयर मिला था। इस बार आपकी तैयारी 100 सीटों पर लड़ने की है, कितनी जीतने की तैयारी है? नहीं, पहले तो मैं आपको और आपके देखने वालों के बात बता दूं कि पार्लियामेंट में हमारे पार्टी के 2 एमपी हैं, हैदराबाद से और औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की तैयारी है, तो उस सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग, संगठन के लोग बड़ी मेहनत किए हैं और उसका नतीजा हमने देखा। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इस एतबार से हम देख रहे हैं कि पहले 2017 से एक लंबा सफर हमने तय किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, दुआओं से, वोट से नवाजेगी और हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ाई आप किन किन के बीच देख रहे हैं और इस लड़ाई में आप कहां हैं? देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी पार्टी किसी को अपने आप को हराने को या किसी को जिताने के इलेक्शन नहीं लड़ती, वो जीतने के इलेक्शन लड़ती है। तब जाहिर है जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जो कोई भी हमारे मद्दे मुकाबिल होगा वो हमारा अपोनेंट होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवार की कामयाबी हो। तो अब ये पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते आप अपने अपोनेंट को, तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मुकाबला होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और ख़ास तौर से मुझे यकीन है कि हमारे संगठन के लोग जो ज़मीन पर आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। नतीजे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, लड़ाई एक तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। आप इस परसेप्शन पर क्या कहेंगे फिर? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ और आप देखेंगे कि जैसा जैसा पहले फेज की पोलिंग करीब आएगी, दूसरे पार्टीज के कैंडिडेट्स का, उनके उम्मीदवारों का जब नाम की लिस्ट का ऐलान हो चुका है, ये जो फॉल्स परसेप्शन जो बन रहा था वो खत्म हो जाएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि फॉल्स परसेप्शन है ओवैसी साहब, तो जाहिर तौर पर आपके इस मामले में और भी इनसाइट्स होंगे। तो ये लड़ाई कितनी, ये आपके हिसाब से 2 पक्षों के बीच है, ये 3 पक्षों के बीच लड़ाई है, ये कितनी कोणीय लड़ाई है आपके हिसाब से? मैंने तो आपके अभी सवाल के जवाब में कहा कि जितने कैंडिडेट्स पार्टी के उस विधानसभा में होंगे वो सब मुकाबला करेंगे और उन सब की एक अहमियत है। तो ये बोलना कि नहीं सिर्फ ये पार्टी रहेगी, वो पार्टी रहेगी, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करने से हम लोग उस विधानसभा के वोटर्स को काबिल नहीं समझ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं कि वो बेवकूफ है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि वोटर अपना वोट डालने से पहले बड़ी सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करता है। इस चुनाव में हिंदुत्व आपके लिहाज से कितना बड़ा मुद्दा है? इस पर पड़ेगा वोट? देखिए, जितने बयानात बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है, वो सब तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाए और मुझे यकीन है कि ये और बढ़ेगा, इस तरह की बातें और वो सब करेंगे क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि 9 लाख अगर पूरे भारत में मेल नरिश चिल्ड्रन है तो 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में है।
रोजगार का वादा 70 लाख का किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2017 में, और सिर्फ 6 लाख देते हैं। बल्कि असेंबली में इनके मिनिस्टर ने फरवरी 2020 को कहा था कि 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में है। सबसे ज्यादा कोविड सेकेंड वेव में पूरे मुल्क में अगर कहीं पर लोगों की मौत हुई, मृत्यु हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ऐसे बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज हैं। प्राइस राइज एक बहुत बड़ा इशू है जो बदबख्ती से टीवी चैनल्स पर जिक्र नहीं होता। इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। ये रोजमर्रा की चीजें जो है ना, ये जो वोटर क्लास को बड़ा मुतासर कर रही है। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा इस चुनाव में, जो बीजेपी इसको ओवरकम करने के लिए इस तरह की जबान और इस तरह के भाषा, या कहिए कि अपनी आइडियोलॉजी का जिक्र कर रही है, अपने काम का जिक्र ज्यादा नहीं कर रही। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा ये लड़ाई है 80 वर्सेस 20। ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि 20% कौन है, और वो ये बता दे कि वो किस 20% की बात कर रहे हैं। क्या वो 20% इस भारत के नागरिक हैं या नहीं है? क्या जब उन्होंने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर शपथ ली तो क्या वो सबके मुख्यमंत्री थे, है या नहीं है, या वो सिर्फ उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? तो हम तो चाहते हैं कि वो खुल के बोले कि वो 20% क्या है, 80% क्या है। मगर जहां तक मुझे ये बैठकर दिख रहा है कि एक हिंदी अखबार ने ये रिपोर्ट की है कि 50% योगी आदित्यनाथ के राज में 50% जो डीएम थे, जो डीएम है अभी, वो उनका ताल्लुक ठाकुर समाज से और ब्राह्मण समाज से है, और 5% शेड्यूल कास्ट और ओबीसी से है। तो वो बता दें फिर ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने तो जो सरकार चलाई है जातिवाद के नाम पर चलाई है, और इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, 80%, 20%। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा कि खुलकर बताइए, अल्फाज मत चाबिए, डरिए मत, बोलिए आप कि ये इसमें क्या है, खुलकर और सब्सटैंशिएट कर दीजिए उसको, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम हो जाए। असद भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव 80 वर्सेस 20 है, ये समीकरण है? सुन पा रहे हैं असद भाई आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं, बोलिए बोलिए। तो जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये चुनाव 80 वर्सेस 20 है, ये आपके हिसाब से एक चुनावी समीकरण है या फिर ये ध्रुवीकरण है? नहीं, ये इनको सामने नजर आ रहा है अपनी बर्बादी। इनको इस बात का यकीन हो चुका है कि इनके पैर से जमीन खिसक रही है, और जब इंसान अपनी शिकस्त, अपनी तबाही, अपनी बर्बादी अपने ही हरकतों से, अपने ही फैसलों से जब देखता है और उसको समझ में आता है, तो गुस्से में और बौखलाहट में आकर इस तरह की गुफ्तगू करता है। तो ये तो आदित्यनाथ साहब की माइंडसेट है कि जब उनको नजर आ रहा है कि अब वो हार रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल पर बड़ी जोरों शोर से दिखाया गया था कि वो किसी और विधानसभा से लड़ेंगे, फिर उसके बाद वापस चले गए उसी जगह पर जहां से वो हमेशा लड़ते आए थे। तो ये इनकी जो जबान है वो एक उनकी बौखलाहट की और उनकी शिकस्त की एक जबान है, तो इसीलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन असद भाई, शुरुआत तो आपने भी की थी ना, जब आप 11-19 का फॉर्मूला लेकर आए, यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकता? हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है। हमने ये कहा कि जब आप सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जब आप बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता मौका देती है, या आपको पहले भी दिया, आपने 19% जिसका आप MY का दावा आप करते हैं, मैं नहीं करता हूं, वो दावा करते हैं MY का, तो आपने क्या किया फिर उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए? ये बात बिल्कुल, ये तो जब आप सामाजिक न्याय आए दिन पुकार कर कह रहे हैं आप, और पुकार रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, तो भाई उसका प्रैक्टिकलिटी में उसका अमलावरी कहां हो रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहां पर हो रहा है, बताइए ना।
तो ये बिल्कुल हमारा सवाल जायज है और हम ये सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। तो इसमें तो कोई ध्रुवीकरण या फिर वो तो नहीं है। जब आप हमारी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी हिस्सेदारी की जमहूरियत है, शिराकतदारी बोलिए या पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जब पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है तो हर एक को तो हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, तभी जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है, ये टूल्स है। उस टूल्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो तभी ये चीजें हासिल होंगी। लेकिन असद भाई, जब आप कहते हैं, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80 वर्सेस 20, तो आप कहते हैं कि ध्रुवीकरण है, तब आप जाति की भी बात करते हैं। और असद भाई, जब आप खुद ही 11-19 का फॉर्मूला देते हैं तो आप कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो विरोधाभास हुआ ना असद भाई? नहीं मैडम, देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.70 मुस्लिम माइनॉरिटीज फैमिलीज के पास 5 एकड़ जमीन है। अगर मैं आपको ये कहूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है। अगर मैं आपसे कहूं मैडम कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी होते हैं और हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है। अगर मैं आपसे ये कहूं मैडम कि मंथली एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भारत के मंथली एक्सपेंडिचर में वो 988 रुपये है, यहां पर सारी 750 रुपये है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी में है, ये डेटा दे रहा हूं आपको, 5.9 मुस्लिम माइनॉरिटीज में है। तो ये क्या बताता है मैडम, बताइए ना मुझे आप, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है ना कि आपने तो भारत के संविधान पर शपथ ली, ओथ लिया कि भेदभाव नहीं करेंगे आप। और ये भेदभाव हुआ है, किसने किया है? समाजवादी की सरकार रही है, बीजेपी की भी मौजूदा सरकार है। तो फिर आपने क्या किया बताइए? अगर मैं ये जो डेटा के फिगर्स दे रहा हूं वो झूठ है तो आप आ जाइए, हम आपको सच्चाई दिखा देते हैं, आपको पूरा दे देते हैं इन लोगों को जो अगर डिनाई करेंगे। तो यही तो मेरा बुनियादी सवाल है भाई, हिस्सेदारी की लड़ाई है। जब अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं आपके सवाल के लिए। आज हम देखते हैं कि बीजेपी से कई मिनिस्टर्स जो है वो 4.5 साल मिनिस्टर हैं और कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है, सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार में बैठे हैं, 4.5 साल मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। आपने अपने शुरुआत के प्रोग्राम में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सत्ता में कहीं पर कोई रियासत में नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज का पोजीशन क्या है। जब एक समाज के मिनिस्टर हैं, 2-3 मिनिस्टर रिजाइन करते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, आप उनको सामने रखकर आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटीज को देख लीजिए। मिनिस्टर हैं, वो समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे बीजेपी की सरकार में। अब जिनको कभी हिस्सेदारी दी नहीं गई है, वो क्या बोलेंगे मैडम, बताइए आप? जो 4.5 साल मिनिस्टर रहे हैं, जो 25 साल के एमएलए हैं, जो एमपी थे 2009 में, जो एमएलए हैं 3-3 मर्तबा के अपने समाज के, वो आज शिकायत कर रहे हैं। तो फिर वो समाज जिसको उन्होंने मिनिस्टर बनाया अपने नेता को, और वो समाज जिसका कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल शेयर में, पावर में, हिस्सेदारी में, तो आप फैसला कर लीजिए मैडम। आप तो बड़ी काबिल है, मैं आपकी काबिलियत को मानता हूं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं, आपके देखने वालों को भी ये एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, ताकि वो समझे हमारी लड़ाई क्या है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं असद भाई कि डेलिब्रेटली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? यकीनन देखिए, जो मैं आपके सामने डेटा रखा हूं ना मैडम, ये डेलिब्रेट डिस्क्रिमिनेशन की एक मिसाल है। ये एक मिसाल है। ये अगर मैं आपको आगे बढ़कर भी कह रहा हूं कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके हैं, वहां पर आप कम बैंक्स देखेंगे, कम एटीएम्स देखेंगे। ये भी डेटा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो घर दिए गए, मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज को दिया, आप बता दीजिए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चलिए ठीक है,
आप बताइए ना, जनता को बता दीजिए कि आपके पास तो पूरा डेटा है। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला और उस आरटीआई का अगर जवाब मैं सामने रखूंगा तो ये लोग तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना पड़ेगा बीजेपी वालों को। तो ये एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है। अब होता क्या है कि अगर जो बीजेपी से निकलता है वो समाजवादी में या किसी और सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। और अगर कोई क्रिमिनल बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो लोकप्रिय नेता बन जाता है। यानी अब हमको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट इन पार्टी से लेना पड़ेगा और हमारी सफाई का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेना पड़ेगा। तो आप यही तो माहौल बना के रख दिया। बल्कि इस चुनाव में हमने चुनाव से पहले हमने ये भी देखा कि एक 10 साल का एमएलए था अलीगढ़ का जमीरुल्लाह को, उसको तो डाइस से ढकेल दिया गया और वो बेचारा अब तो उसको टिकट भी नहीं मिला उस मौसूफ को, गरीब को। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है हर जगह पर। ठीक, और यही तो हम कह रहे हैं कि जब ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो बीजेपी से जो मंत्री रिजाइन कर रहे हैं, जी आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अयोध्या की बात कर रही है, भव्य राम मंदिर की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है। अखिलेश यादव जो हैं वो परशुराम मूर्ति लगवा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही हैं। क्या इनमें से किसी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्या आखिरी जुमला क्या था मैडम आपका? सर जुमला नहीं, सवाल था असद भाई। सवाल ये था इनमें से किसी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? हाँ, बोलिए। अब मैडम देखिए, मैं तो हमेशा, आपको याद होगा जब इससे पहले मैं आपके प्रोग्राम में आया था, शायद इसी से मिलता जुलता एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमारे देश में राजनीति ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यही तो लड़ाई हो रही है, यही तो लड़ाई हो रही है। और इसी लड़ाई में ये सब लोग हार रहे हैं बीजेपी से। भाई जैसा कि अरुण जेटली ने सही कहा था कि जब ओरिजिनल है तो क्लोन की क्या जरूरत है। आज उस दुनिया में नहीं है, जेटली साहब ने सही बात कही थी। और ये लोग वही, देखिए हमने जो पॉलिटिक्स सीखी, हमारे मरूम वालिद और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो हमको सिखाया है कि आप कभी भी अपने अपोनेंट के स्ट्रांग पिच पर मुकाबला मत करिए, आप उसके घर जाकर मुकाबला मत करिए। अब ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा करने से सबसे बड़े हिंदू हम नजर आएंगे। मुबारक हो आपको, शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी दोबारा। आपको ये बताना है कि प्राइस राइज, आपको बताना है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मिस गवर्नेंस, इस चीज पर आपको मुकाबला करना है। अगर आप अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट पर मुकाबला करेंगे, करिए, हमको इतराज नहीं है। मगर याद रखिए, आप मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म में कमी नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें और इजाफा कर रहे हैं, आप लोग। लेकिन सर आप भी तो स्पेक्ट्रम का दूसरा एस्पेक्ट है ना, आप इसे तो डिनाई नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला बनाकर रख दिया है, जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ बैंड बाजे वाला बनाकर रख दिया है, कहते हैं ना आप, ये हकीकत है मैडम, ये हकीकत बयान कर रहा हूं ना मैं। देखिए, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपसे। ये इनके डिस्क्रिमिनेशन और उनको दबाकर रखने की मिसालें मैं दे रहा हूं आपको। ये हकीकत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप बताइए, क्या आपने नहीं किया? क्या आपने सिर्फ मुस्लिम वोट को इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने मुसलमानों को डराकर वोट हासिल नहीं किया आपने? आप बताइए। तो जब आप हिंदुत्व के नाम पर, जैसा आप ही ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी में जिसका प्रोपोनेंट है सावरकर ये कहते हैं कि होली लैंड फादरलैंड, और वो कहते हैं कि मुसलमान ईसाई के लिए भारत होली लैंड फादरलैंड नहीं है। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहां फिट होते हैं? उसमें कहां फिट होते हैं, बताइए ना। तो इसीलिए तो डिस्क्रिमिनेशन की सबसे पहली निशानी यही है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना, आप कह रहे हैं आप दूसरों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन असद भाई आपकी सियासत को भी लेकर सवाल है। जब आप जाते हैं और आप कहते हैं कि ठाकुरों ने योगी को अपना नेता चुन लिया, जाटवों ने बहन जी को अपना नेता चुन लिया, और फिर आप एग्जाम्पल्स अखिलेश यादव को यादवों ने अपना नेता चुन लिया, और मुसलमानों एक साथ हो जाओ। तो वो जो अदर साइड, जो आप जिस बात के लिए, हिंदुत्व के लिए, जब आप योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, उंगली आपकी तरफ भी उठती है। उसके लिए आपके पास क्या सफाई है? मैं आपसे बेहद माजरत चाहता हूं, आपकी बिल्कुल कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दी मैडम। फिर से अपना सवाल आप प्लीज एक बार तब बोलिए प्लीज। असद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
क्लियरली आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही है। बोलिए मैडम, सुन रहा हूं, बोलिए। असद भाई, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है, जिस बात के लिए आप हिंदुत्व को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब आप जाकर ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों ने अपना नेता चुन लिया, जाटवों ने बहन जी को अपना नेता चुन लिया, अखिलेश यादव को यादवों ने अपना नेता चुन लिया, अब मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए, मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ने आया हूं, तो हिंदुत्व अगर एक साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है तो आप भी तो दूसरी साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है। और आप पर तो आरोप यही लगता है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कल ही देख रहा था कि सिद्धार्थ नाथ सिंह आपके प्रोग्राम पर, टीवी पर आए थे, आपके चैनल के। उन्होंने आकर ये कहा कि भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर नरेंद्र मोदी है। देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी लीडर तो देश का, उत्तर प्रदेश के ओबीसी का कह रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब के नरेंद्र मोदी है। और फिर मौर्य साहब रिजाइन करते हैं बीजेपी से कि मेरे समाज को फायदा नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। नकुर के सैनी साहब बीजेपी से रिजाइन करते हैं कि मेरे समाज से इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, और एक और मंत्री रिजाइन करते हैं कि मेरे समाज से इंसाफ नहीं हुआ। अखिलेश यादव एक और हिंदी चैनल के टीवी इंटरव्यू पर जाकर एंकर से भिड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि आप मुझसे इस तरह का सवाल ये कर रहे हैं क्योंकि मैं यादव हूं। और टेनी को नहीं हटाया जाता क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिस स्टेशनों पर हर ठाकुर बरादरी का आपको एक इंस्पेक्टर मिल जाएगा। 50% डीएम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर है। ये क्या है मैडम? फिर ये आप करेंगे तो सब अच्छा है और मैं सिर्फ हिस्सेदारी की बात करूं तो गुनाहगार हो जाऊंगा क्या? ये तो सब कर रहे हैं ना। आप हिस्सेदारी की बात करें, आप हिस्सेदारी की बात करें असद भाई, आप हिस्सेदारी की बात करें। हाँ,